बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है टेस्ट नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है द फर्स्ट 6 आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट वाई आर एज फॉलोज। ये वैल्यूज दी हुई हैं किलो जूल पर मोल में। Which one of the following statements is consistent with these data? अल्फा ऑप्शन है Y is in group first of the periodic table, कि Y जो है वो periodic table के ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है। देखें, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो पहली और दूसरी का गैप तकरीबन डबल है, फिर दूसरी और तीसरी का भी गैप डबल है, फिर इसी तरह नेक्स्ट 3 गुना हो गया। ये जो गैप है ये थोड़ा है, लेकिन जैसे ही आप चौथी और पांचवी आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि भाई पहले 4 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए कि ये किस ग्रुप का मेंबर है? चौथे ग्रुप का, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो गया, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो सकता। तो अल्फा पे है कि वाई ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बीटा है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम ऑफ वाई इज NS2 NP4। तो अब आप देखें, ये जो Y है अगर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो ये वाकई किसका मेंबर होगा? ग्रुप 4 का। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि सही है। चार्ली है Y फॉर्म्स अ क्लोराइड विद मॉलिकुलर फार्मूला YCl। भाई YCl तो तब बनता जब हमारे पास Y जो था इस पे +1 होता और Cl पे -1 होता, तब ये प्लस माइनस हो जाता कैंसल और ये बन जाता YCl। तो ये +1 कब होता? जब ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। जब ये फर्स्ट का है ही नहीं तो YCl बना ही नहीं सकता। इसी तरह डेल्टा है कि द केमिस्ट्री ऑफ Y एंड इट्स कंपाउंड्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड। भाई Y की केमिस्ट्री एल्यूमिनियम के कंपाउंड जैसी कैसे हो सकती है, जब हम कह ही रहे हैं कि भाई उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एल्यूमिनियम जो है उसके तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? कि किस ग्रुप का मेंबर है? थर्ड ग्रुप का। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35। एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 35 है। अब हमने करना क्या है कि what is the total number of electrons present in all the s orbitals of the ground state atom of that element। यानी अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसमें s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी हमने तादाद बतानी। तो अगर एटॉमिक नंबर 35 है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। तो क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी बच्चों, देखें, 1s2 2s2 2p6, इसी तरह 3s2 3p6 4s2 3d10 और फिर आता है 4p। अब ज़रा गौर से देखें यहाँ तक, ये 2 4 6 10 और 2 12 12 और 6 18 और 2 20 20 और 10 कितने हो गए? 30। कितने बाकी बचे? 5। तो ये क्या होगा? 4p5। अब सवाल ये था कि S में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। देखिए ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है और ये भी S है, तो 4 S हैं और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब टोटल S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आप देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसी तरह बेरियम, स्ट्रांशियम, ये किस ग्रुप के मेंबर हैं? भाई ये तो सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं। इसका मतलब सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं तो हम तो जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जैसे बेरिलियम है,
मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है। तो साइज बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब कैसे होगा, क्योंकि उसने कहा कि लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो लोएस्ट किसकी है, सबसे कम है बेरियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, बेरिलियम, और ये कहाँ लिखा हुआ है, चार्ली ऑप्शन में। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज। देखिए, अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो हम उसमें मिसाल ले लेते हैं, जैसे कॉपर की। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है सपोज 29। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 4s2 होती है वैसे एलिमेंट्स में, लेकिन यहाँ 4s और 3d में 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उधर चला जाता है, तो यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ 5। तो आप टोटल देखें कितने बनेंगे, सॉरी 3d 5 की बजाय 3d 10 हो जाएगा। तो अब आप देखें ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ d10 जो कि कम्प्लीटली फिल्ड ऐसा है। तो अब एंड पे आप देखिए गौर से, ये जो s है ये वैलेंस शेल है, इसे हम कहेंगे ns। तो आप जानते हैं कि जैसे कॉपर में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक में कितने होंगे 2, तो यहाँ 1 से लेकर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। जबकि ये जो d है, ये देखिए अगर ये वैलेंस शेल चौथा है तो d कौन सा, तीसरा। तो हम अगर इसको n कहते हैं तो इसे हम कहेंगे n-1। तो अब n-1 जो कि d है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर सेकेंडियम से शुरू कर दें तो 1 होगा और जिंक पे चले जाएंगे तो 10, तो इसका मतलब इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो अब आप देखें इसमें हमारे पास कौन सा आंसर बनता है, जिसमें n-1 d हो और उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो, और ns हो और उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखें ये बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एंटीमनी, ये किस ग्रुप के मेंबर हैं, ये पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप के मेंबर्स हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये देखें ग्रुप 5A में ये ऊपर से नीचे होंगे, क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसी तरह फिर हमारे पास एंटीमनी और बिस्मथ। तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कम होती है, और उसी का नाम है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी 5वें ग्रुप में ऊपर से नीचे जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ था कि हमने अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि पहले हमने किसका जिक्र करना है कि जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम हो। तो सबसे कम किसका है, सबसे कम तो बिस्मथ का है, उसके बाद किसका है, एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक का, फास्फोरस का, और फिर नाइट्रोजन का, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का। तो जब हम कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यानी पहले का कम, फिर दूसरे का ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, एंड सो ऑन। तो फिर कौन सी ऑप्शन हमें सही नज़र आ रही, अल्फ़ा, क्योंकि बिस्मथ का सबसे कम है और नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सो द आंसर इज अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग पार्टिकल्स। ये कुछ पार्टिकल हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भी दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन भी दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज एन आइसोटोप ऑफ W। कौन सा एटम जो है वो W का आइसोटोप है। अब बहुत सिंपल सी बात है, जब आइसोटोप की बात कर रहे हैं और ये हैं भी आपके पास न्यूट्रल भी दिए हुए हैं जैसे W और X है, तो बहुत आसान है। मसलन अगर हम कहते हैं जी W है, W में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 8 होंगे। न्यूट्रॉन कितने, 8 हैं। इसी तरह X का भी डाटा दे दिया। अब हमारे पास जो आगे चीज़ें हैं वो आइंस की शक्ल में दी हुई हैं।
अब अगर हम इन आइंस की शक्लों को देखते हैं तो जैसे y+2 है, y+2 का मतलब है भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। भाई ऊपर वाले दोनों में से नहीं हो सकता क्योंकि उनमें तो 8 या 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर इनमें से 2 निकल जाते तो या तो बचते इसके मुताबिक 6 या इसके मुताबिक 4, तो इसका मतलब y हो ही नहीं सकता, तो चार्ली ऑप्शन गलत हो गई। इसी तरह अगर आप z की तरफ आते हैं तो z-2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, इस लिहाज से ही हो सकता है। कैसे हो सकता है कि देखिए न्यूट्रल था तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, -2 है तो 10 हो गया, बात समझ आ गई। इसी तरह न्यूट्रॉन कितने 8, तो यहाँ कितने हैं 9, तो अब न्यूट्रल फॉर्म में दोनों में इलेक्ट्रॉन 8-8 हैं तो प्रोटॉन भी 8 होंगे, लेकिन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है, न्यूट्रॉन का। तो आइसोटोप्स में इसी चीज़ का ही फ़र्क होता है ना कि इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं, प्रोटॉन भी बराबर होते हैं, पर न्यूट्रॉन का फ़र्क होता है। इसका मतलब ये हो सकता है। अगर हम R- को देखते हैं तो R- क्या है, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 10 हो गया, इसका मतलब न्यूट्रल फॉर्म में कितने थे 9, तो ये जो न्यूट्रल फॉर्म है इनमें से किसी में भी 9 नहीं थे, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। सो द आंसर विल बी बीटा Z। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ n-3। तो अब बच्चों आप तो जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये क्या होगी 1s2, इसी तरह 2s2, फिर 2px, 2py और 2pz। अब ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है हंड्स रूल, क्योंकि 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो वो अलग अलग ऑर्बिटल में जाएंगे विद सेम स्पिन, तो ये पहला शेल हो जाएगा और ये दूसरा शेल। तो इस तरह की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ दिखाई दे रही है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई दे रही है चार्ली में। सो द आंसर विल बी चार्ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है कि कैथोड रेज व्हेन पास्ड थ्रू मैग्नेटिक फील्ड आर। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड से पास की जाती हैं तो ये कैसे मूव करती हैं, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैथोड रेज की मूवमेंट परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास है सपोज साउथ पोल और ये कौन सा पोल है नॉर्थ पोल, यहाँ से आपने गुजारी कैथोड रेज। अब देखें परपेंडिकुलर कैसे, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर या तो देखें जहां आप बैठे हैं स्क्रीन देख रहे हैं आपकी तरफ, या अवे फ्रॉम यू एंड टुवर्ड्स द स्क्रीन, तो ऐसे मूव करेंगे। इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये लाइन है जॉइनिंग द 2 पोल्स। फिर देख लें कि साउथ और नॉर्थ पोल के दरमियान से जैसे गुजरेंगी या आपकी तरफ या आपसे दूर। तो आंसर क्या हुआ, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू हमें दे दी 4 है, फिर l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, s जो है वो हाफ है। डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल, ये इलेक्ट्रॉन का डाटा है। द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ, किस चीज़ का इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए बच्चों हमारे पास जो l है, जब ये हमें नज़र आ रहा है 4 तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 4। जब l 0 है तो s सब शेल है, और m 0 है तो इसकी एक ही ओरिएंटेशन है, s हाफ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इससे पहले शुरू करें तो हमें पता क्या होता है 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, इसी तरह 3s2, फिर 3p6 होता है, फिर 4s1 आता है। तो अब आप देखिए ये 2, 4 और 6 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 1 19, तो ये 19 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल फॉर्म में, तो 19 एटॉमिक नंबर के भी बराबर है। तो ये किसका एटॉमिक नंबर है, दिस इज ऑफ पोटाशियम। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ y-2 आयन इज 2, 8, 18 and 8. Its mass number is 78. The number of neutrons in its nucleus would be. तो अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें बच्चों उसने डाटा दे दिया। डाटा क्या दिया है कि जो उसका मैस नंबर जो है वो कितना है भला, वो 78 है। अब हमें पता है न्यूट्रॉन बराबर होते हैं A-Z, यानी जब हम मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाती है।
अब मैस नंबर तो है पर एटॉमिक नंबर नहीं है, लेकिन गौर से देखें उसने कहा y-2, यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर वो 2 ना ले चुका होता यानी जस्ट y होता तो वो होता 2, 8, 18 और 8 की बजाय यहाँ कितने होते, सिर्फ 6 होते हैं, क्योंकि 8 तो हुए ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो जब न्यूट्रल है तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो देखिए 2 और 8 10 हो गया, 10 और 18 कितने हो गए 28, 28 और 6 कितने हैं 34। तो ये 34 असल में इसका क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर। तो अब देखिए 78 उसका मैस नंबर था, 34 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 3 गया 4। तो इसका मतलब ये किस चीज़ की तादाद है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ नज़र आ रही है, बीटा में। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चों 11। इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज़ है, देखें क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेंशियल of four consecutive elements present in the second period of the periodic table is 8.3, 11.3, 14.5 and 13.6 electron volt respectively, यानी तरतीब के साथ which one of the following is the first ionization potential of nitrogen, कौन सी नाइट्रोजन की है। तो अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में पढ़ चुके थे कि जो नाइट्रोजन की होती है आयोनाइजेशन एनर्जी वो अपने से पहले यानी कार्बन से भी ज़्यादा होती है, बोरॉन से भी ज़्यादा होती है और आगे ऑक्सीजन की उससे कम होती है। तो ज़रा देखें ये 8.3, 11.3, 14.5 तक बढ़ रही है लेकिन आगे जाके कम हो गई है। तो ये ट्रेंड तो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है कि ये अगर 5वें ग्रुप का हो, ये चौथे का हो, ये तीसरे का हो और ये किसका हो, छठे का। तो अगर हम इसे सिंपल वे से ड्रॉ कर दें तो ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान सी बात कि हम कहते हैं बच्चों ये था हमारे पास बोरॉन, ये कार्बन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे नाइट्रोजन तक बढ़ेगी आयोनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीजन पे आके कम हो जाएगी। तो इसका मतलब 8.3 किसकी है, बोरॉन की, 11.3 किसकी है, कार्बन की, 14.5 नाइट्रोजन की और फिर कम हो गई 13.6 वो किसकी है, ऑक्सीजन की। तो फिर नाइट्रोजन के लिए वैल्यू कितनी हुई 14.5। सो द आंसर इज डेल्टा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो आप जानते हैं बच्चों कि वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं तो क्या है, देखिए अगर n 2 है तो l उससे एक कम होता है और शुरू 0 से होता है, तो इसमें उससे कम वाली वैल्यू आ गई। और जब l 1 है तो m 0 भी होता है, +1 भी, -1 भी, तो उसमें से 0 आ गया। s प्लस हाफ माइनस हाफ में से कुछ भी हो सकता है, तो ठीक हो गया। बीटा में n 3 है, l 3 नहीं हो सकता लेकिन 2, 1, 0 तो हो सकता है, तो ये भी 0, ये भी ठीक हो गया। चार्ली n अगर 2 है तो l उससे कम यानी 1 और m +1, -1, 0 कुछ भी हो सकता था, s प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। डेल्टा में n 3 है तो l 2 है उससे एक कम है, लेकिन आप देखें m 3 है, याद रखिए l और m कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकते, n के बराबर नहीं हो सकते। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 का डेल्टा हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल। अब जब हमने 1s और 2s ऑर्बिटल की बात की थी तो मैंने कहा था कि फ़र्ज़ किया ये न्यूक्लियस है और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये 1s है और इसके बाहर जो है ये सपोज 2s है। अब ये वाली जो जगह है हमने कहा था बच्चों इसे नोड कहते हैं या फिर इसे नोडल प्लेन कहते हैं या फिर इसे कहते हैं नोडल सरफेस। तो मैंने कहा था कि इस जगह पे तो सिर्फ कौन रह सकती है, अनारकली। मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज हाउ मच %, 0%। सो द आंसर इज चार्ली, यानी इलेक्ट्रॉन या तो 1s में रहेगा या बस 2s में रहेगा, वो इन दोनों के दरमियान हो ही नहीं सकता। तो आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। देखें हाईएस्ट एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिए सबसे पहले एनर्जी डिसाइड करने के लिए कौन सी वैल्यू काउंट होगी,
n प्लस एल वैल्यू। अब देखें सबसे पहले अल्फ़ा में 3 + 1 4 हो जाएगा, बीटा में 4 + 0 4 हो जाएगा, इसमें 3 + 0 3 हो जाएगा और इसमें 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो n प्लस एल वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है, डेल्टा में, तो अल्टीमेटली इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 विल बी डेल्टा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। तो हमने बच्चों पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है साइज के बारे में, क्योंकि उसमें रेडियस का जिक्र आ जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप बताता है, जैसे एस सब स्फेरिकल होता है, पी डम्बेल होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है, जैसे कि पी एक्स पे भी होता है, पी वाई पे भी होता है, पी जी पे भी होता है। तो रिस्पेक्टिवली की बात है, तो इसका मतलब पहले साइज होना चाहिए प्रिंसिपल के लिहाज से, फिर शेप होनी चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन। तो ये आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये आपको बच्चों नज़र आ रहा है साइज शेप ओरिएंटेशन, ऑप्शन 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब बच्चों उसने कह दिया ना सब शेल, तो अब n का तो सब शेल से कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो जिस फार्मूला में n होगा वो गलत। इसका मतलब देखे चार्ली हमने उड़ा दिया। दूसरी बात याद रखिए, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो भी बात होगी उसको ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन अगर ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ तो वो इसका फार्मूला हो सकता है। तो अब किस में ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बीटा में, इसका मतलब बीटा भी गलत। तो देखिए हमने चार्ली में n की वजह से उसे पहले गलत कह दिया, बीटा में 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई किया हुआ है ये गलत कर दिया। तो 2 ऑप्शन बचती हैं हमारे पास, एक अल्फ़ा और एक डेल्टा। तो हम जानते हैं इनमें से कौन सा है, 2l + 1। हम इसे साबित भी कर सकते हैं कि जब l की वैल्यू 1 होती है तो p सब शेल होता है, तो 2 × 1 और +1 क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हमें पता है p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन अ गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। तो हमने पढ़ा था ये कौन सा रूल है, दिस इज एक्चुअली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसकी हमने एग्जांपल भी ली थी। क्या ली थी कि जी मसलन हमारे पास है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये क्या है जी 1s2। तो हमने कहा था इसके हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन के 2 हिस्से बना देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके लिए देखें n क्या होगा, n1 होगा, इसके लिए भी n1 होगा, इसके लिए भी l0 होगा, इसके लिए भी l0 होगा, क्योंकि दोनों में कौन सा सब शेल है, s सब शेल। जब l0 तो फिर m भी 0 होगा। अब s क्या है, अगर ये वाला s प्लस हाफ है तो दूसरा लाजमी क्या होगा, माइनस हाफ। तो अब आप देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। तो ये क्या हो गया कि जी नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, क्योंकि चौथा क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होता है, तो चारों एक साथ सेम नहीं हो सकते। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, डेल्टा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, कहते हैं बच्चों इफ आफ्बा प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड इन फिलिंग ऑफ द सब शेल्स देन द ब्लॉक ऑफ विच एलिमेंट विल चेंज इन द पीरियोडिक टेबल। कि अगर आफ्बा प्रिंसिपल जो है वो फॉलोड ना होता तो फिर कौन से एलिमेंट का ब्लॉक चेंज हो जाता। तो मिसाल के तौर पे सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास पोटाशियम है, इसको हम जस्टिफाई करते हैं। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, अभी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी भी थी, क्या था 1s2 2s2 2p6। अब हम क्या करेंगे, आफ्बा प्रिंसिपल के लिए हर अगर फॉलो नहीं होता तो हर शेल को तरतीब से, अब पहले शेल में सिर्फ s होता है, दूसरे में s और p होता है, तीसरे में क्या होता है s भी होता है, ठीक है, उसके बाद p भी होता है और फिर d भी होता है। तो अब देखिए ये 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 6 18, तो 1 बचता है, तो हमें फिर यहाँ फिल करना चाहिए।
देखिए जब आफ्बा प्रिंसिपल फॉलो होता है तो 3D से पहले आता है 4S, तो वो इसीलिए ऐसा होता है, तो ये कौन सा ब्लॉक बन जाता है S। लेकिन अगर ये फॉलो ना होता तो इसकी बजाय क्या आता, सीधा सीधा पहला शेल पूरा आ गया, दूसरा पूरा आ गया, तीसरा पूरा आ गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किस में आ रहा होता, D में, तो फिर ये S ब्लॉक का मेंबर ना होता, किसका मेंबर होता, D का, यानी इसका ब्लॉक चेंज हो जाता। सो द आंसर वुड बी अल्फा। तो जब चूंकि आंसर आ गया तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द अल्कली मेटल्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखिए पहला इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज का आयोनाइजेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस बिल्कुल ठीक है, जब ऊपर से नीचे आप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, जिससे वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो ये सही हो सकता है। चार्ली क्या है, डिक्रीजिंग नेट न्यूक्लियर चार्ज, यानी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये कब कम होता है, जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। इसका मतलब मेन रीजन एटॉमिक रेडियस का बढ़ना है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कम होना है, तो दैट इज इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। और डेल्टा पे है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का आयोनाइजेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, सो द आंसर विल बी बीटा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है कि p ऑर्बिटल अकोमोडेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ चक्करबाजी है, चक्करबाजी क्या है कि उसने p ऑर्बिटल कहा है, p सब शेल नहीं कहा। हमें तो पता है कि चाहे जो मर्जी ऑर्बिटल हो, चाहे s का हो, को p का हो, d का, f का, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, तो आंसर क्या होगा, डेल्टा। अगर वो कहता कि p सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर आंसर क्या होता, बीटा, तो अब आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन, किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, किससे, न्यूट्रॉन से। तो हम बारी बारी इन सबको देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास है बच्चों O-2, तो ये तो हम जानते ही हैं कि एटॉमिक नंबर 8 होगा और मास नंबर कितना होगा, 16, क्योंकि इसी की अबंडेंस सबसे ज्यादा है। तो अब सबसे पहले क्या है जी, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था कि जी मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद निकाल लेते हैं। देखिए अगर न्यूट्रल होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी, वो होता है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, तो भाई न्यूट्रॉन की तादाद होगी 16 - 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो यहाँ नज़र आ रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन की तादाद न्यूट्रॉन की तादाद से ज़्यादा है, तो यही हमसे पूछा गया था, तो पक्की बात है आंसर क्या होगा, आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद ईच अदर, कौन सा एक दूसरे से मैच नहीं करता। अभी हम पढ़ के आए थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो वो साइज बताता है और साइज का ताल्लुक शेल से होता है, बिल्कुल ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन से ताल्लुक है, तो ये क्या नज़र आ रहा है हमें, सही है गलत, गलत। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसका कंसेप्ट देता है, सब शेल का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट देता है, सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि टोटल नंबर ऑफ p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया आर। अब जब हम बात करते हैं अमोनिया की और उसमें हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो भाई इसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ये क्या होगा 1s2 2s2 और फिर 2p3। तो आप देखें इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि H जो है ये 1s1 होता है, तो इसमें तो P है ही नहीं, तो इसका मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है पूरे NH3 में, सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो तो फिर एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है,
तो बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी डिपेंड करती है n+l वैल्यू पे। ये कौन सा रूल है? n+l रूल है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा आंसर होगा? देखें, आंसर विल बी बीटा। लेकिन अगर फर्ज किया बीटा ना होता देन द आंसर विल बी अल्फा, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता। बट अब कौन सा आंसर होगा? बीटा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द पेयर ऑफ आइसोटोप्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की तादाद सेम है, किसके अंदर सेम है जी? देखिए ये जो अल्फा पे ऑप्शन है ये आइसोबार्स हैं क्योंकि इनके मैसेज सेम हैं। बीटा में देखिए 40 में से 20 गया, आंसर 20, 39 में से 19 गया, आंसर 20। तो ये किसकी तादाद है? न्यूट्रॉन्स की। तो दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो ये आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो यही पूछा हुआ था। सो द आंसर विल बी बीटा। डेल्टा अगर चार्ली में देखें तो 40 में से 18 गया 22, 39 में से 19 गया 20। तो इनमें ना इलेक्ट्रॉन सेम है ना मैस सेम है, सारा कुछ डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के इस तरह से कोई रिलेशनशिप इनका नहीं बनता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमसे क्या पूछा हुआ है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एज डिटरमिन्ड बाय आर ए मिलीकैन, के जो मिलीकैन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। वो क्या था? तो हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो था 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो द आंसर विल बी चार्ली। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता जस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज या विल बी, तो वो कितना होता? वो एग्जैक्ट वैल्यू होती मॉडर्न। वो क्या है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चूंकि उसने मिलीकैन की बात की है, सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर करेक्ट फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सेप्ट, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए सारी बातें सही हैं सिवाय एक के। पहली देखें कि पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बिल्कुल px py pz। एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन दैट ऑफ 4d। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 4s पहले आता है और 4d जो है वो बाद में आता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारे पास है जी 4d। एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, बिल्कुल एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। फिर ऑल डी ऑर्बिटल्स है 4 लोब्स, बिल्कुल गलत। देखिए dxy dyz dzx dx² माइनस y², इनके तो 4 लोब ही होते हैं, लेकिन जो dz² होता है उसके सिर्फ 2 लोब होते हैं। तो इसलिए आंसर डेल्टा हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज has the same number of electrons in both valence shell and penalty made shell, कि किस में वैलेंस शेल और पेनल्टी मेड शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। देखिए जब आप बात करते हैं सिर्फ क्लोरीन की Cl, तो एटॉमिक नंबर है 17, पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8, 10 हो गया, कितने रह गए? 7। तो इसका मतलब देखिए वैलेंस शेल और पेनल्टी मेड शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन देखते हैं। बीटा ऑप्शन में क्या है? सल्फाइड। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। सल्फाइड क्या होता है? S-2। तो अब पहले शेल में 2, दूसरे में 8, कितने हो गए? 10। देखिए 16 पहले थे, 2 और आ गए, कितने हो गए? 18। तो 10 ये और 8 होंगे तो 18। तो अब देखें पेनल्टी मेड और वैलेंस शेल दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है हमसे कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम is 1s2 2s2 2p3, the number of lone pairs of electron in the valence shell of the atom। तो ये क्या है? टोटल 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो ये किसका है? नाइट्रोजन का है। तो जब आप नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड बनाते जैसे NH3, तो N पे कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर होता है। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 30 है कि द एलिमेंट दैट हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन M+3 फॉर्म विल बी। तो याद रखना है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब भी आप करेंगे तो आपने एक वर्ड याद रखना है। वर्ड क्या है? मन फी 5, मन फी 5। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगी। इसमें याद रखना है ये +2 है, ये +3 है। तो जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं जिसमें स्कैंडियम
टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह ये सारे आ जाते हैं। तो उनमें अगर Mn+2 हो और Fe+3 हो तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं और ये सबसे ज़्यादा है। तो चूंकि +3 उसने कहा है तो +3 देखें, Fe+3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5, ये सबसे ज़्यादा हैं। सो द आंसर विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने पढ़ा था कि जितना मैस कम होगा उतनी चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगी। तो इन तमाम में से किसका मैस सबसे कम है? H2 का। और हमने पढ़ा था इसकी पॉजिटिव रेज H2+ तो होती नहीं है, क्या होती है? H+। तो मैस और कम हो जाएगा तो जो चार्ज टू मास रेशियो है और ज़्यादा हो जाएगी। सो द आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 2 स्टैंड्स फॉर। भाई हमें पता है जब L0 होता है तो फिर कौन सा सब शेल होता है? S सब शेल। और S कहाँ से आया? शार्प से। जब L1 हो P सब शेल तो प्रिंसिपल से आया है। जब L2 हो तो D सब शेल। D सब शेल कहाँ से है? डिफ्यूज से। इसी तरह अगर L3 होता तो वो कहाँ से आया? वो F सब शेल होता है। F कहाँ से है? फंडामेंटल। तो ये क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स हैं। तो L2 D सब शेल कहाँ से निकला? डिफ्यूज से। सो द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 33 है क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 2s ऑर्बिटल्स के 2s में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए क्या क्वांटम नंबर होगा? भाई जो 2 है वो असल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो आप देखिए बीटा में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 नहीं है तो ये गलत हो गया। और s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू L की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब अल्फा में भी नहीं है, चार्ली में भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। सो द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 में क्या पूछा हुआ है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू। तो इसमें क्या रीज़न होती है कि जब आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 7 की तो ये 1s2 2s2 और 2p3। और जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन आपके पास होता है 1s2 2s2 और इसी तरह 2p4। तो अब देखें इसके अंदर वैलेंस शेल के p से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जो 3 है, इसमें वैलेंस शेल के p से निकल रहा है जो कि 4 है। तो हम जानते हैं ये जो p3 है ये क्या होता है? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है p4 से, यानी किससे? पार्शली फिल्ड से। तो ऐसी बात हमें कहाँ दिखाई दे रही है? सिर्फ अल्फा में। सो द आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एन इलेक्ट्रॉन विल एंटर द ऑर्बिटल अर्लियर देन अदर्स मेंशन्ड के बाकियों से पहले किस में जाएगा? तो हम जानते हैं कि वो जो हम आफ्बा प्रिंसिपल के मुताबिक एक स्केच बनाते हैं उसमें एक तरतीब से आया होता है 4s, इधर 4p, फिर क्या होता है 4d और यहाँ पे आता है 4f। यानी इनसे पहले तो कोई 5 6 7 आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सबसे पहले इन ऑप्शंस में आएगा तो किसके अंदर आएगा भला? 4f में। उसके बाद बाकियों की बारी आएगी। सो द आंसर विल बी अल्फा। आप इसे पूरा स्केच बना के चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है एन इलेक्ट्रॉन विल एंटर द ऑर्बिटल अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ x एंड y आर। ये x की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये साथ किसकी है? y की। दे फॉर्म कंपाउंड विद फार्मूला। तो इनका जो कंपाउंड बनेगा उसका क्या फार्मूला होगा? देखिए x के अंदर s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज करेगा वैलेंस शेल वाला, तो x पे क्या चार्ज आएगा? x बन जाएगा +1। अब ये जो y है, y क्या है? 1s2 2s2 2p3। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या होगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3। जब ये 3 गेन इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये y -3 होगा। अब फार्मूला कैसे बनता है कि इसका जो चार्ज है वो बगैर साइन के इसके नीचे आ जाएगा और इसका बगैर साइन के इसके नीचे, यानी x के नीचे 3 और y के नीचे 1। 1 अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखते हम उसको। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा x3y। तो फिर हमारे पास आंसर कौन सा आया? आंसर हमारे पास होगा बीटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 है एन एलिमेंट हैज़ द गिवन वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जी।
या आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखिए सबसे पहले पहली और दूसरी का गैप कम है, लेकिन दूसरी और तीसरी का गैप बहुत ज़्यादा है, तो पक्की बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ हो जाएंगे, उसके बाद लूज़ नहीं होंगे। देखिए अगर फ़र्ज़ किया एलिमेंट ए था, वो 2 लूज़ करता है तो a+2 बनाता है, तो पक्की बात है ये किस ग्रुप का मेंबर हुआ, सेकंड ए का। और हम जानते हैं कि फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि जी ये बेरियम ऑक्साइड है, तो जब आप बेरियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो आपके पास बनता है बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक स्ट्रांगली बेसिक मीडिया है, तो इसीलिए हम कहते हैं सेकंड ए के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे पास चार्ली। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सब शेल फॉर विच n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 2। भाई जब आप ये कहते हैं कि n इज इक्वल टू 4 तो हम पहले लिखेंगे 4। जब आप कह रहे हैं l इज इक्वल टू 2 तो l इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, जब l 0 होता है तो s 1 होता है, तो p 2 है तो क्या होगा d, यानी 4d की बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं 4d यानी d के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। सो द आंसर विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 में क्या पूछा हुआ है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली क्या है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो सेकंड ए का कोई भी मेंबर है, ख़ास तौर पे ऊपर वाले जो मेंबर्स होते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया बेरिलियम है और बोरॉन है, इसी तरह मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, तो बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से, मैग्नीशियम की किससे, एल्यूमिनियम से। वजह कि बेरिलियम के एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, मैग्नीशियम के एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है, हाईली स्टेबल है, इसलिए एनर्जी कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब अल्फ़ा क्या है, सही है। बीटा में है कि सेकंड आयोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, तो ये गलत है, इसलिए कि देखिए सोडियम के वैलेंस शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो आसानी से निकल जाएगा, पर दूसरा आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब सोडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि मैग्नीशियम के तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहला भी आसानी से निकल जाएगा, दूसरा भी, लेकिन तीसरा मुश्किल से निकलेगा, तो इसलिए ये बात गलत हो गई। सो द आंसर विल बी बीटा। चार्ली में क्या है कि सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, किससे, मैग्नीशियम से, तो ये बिल्कुल ठीक है, सोडियम लेफ्ट पे है, मैग्नीशियम राइट पे, तो सही बात है। फिर थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम ग्रेटर है एल्यूमिनियम से, इसलिए कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही 2 थे, तो तीसरा निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। एल्यूमिनियम के तो वैलेंस शेल में 3 थे, तो पहली भी कम होगी, दूसरी भी कम होगी, तीसरी भी कम होगी, लेकिन चौथी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये बात भी ठीक हो गई। सो द आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इफ़ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलरली टू अ मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करता है, तो पहली बात क्या है, न्यूट्रॉन्स आल्सो शो डिफ्लेक्शन, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ऑल पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन, ये भी गलत हो गया। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन चूंकि इन पे अपोजिट चार्ज होता है, डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये बात बिल्कुल सही है। सो द आंसर इज चार्ली। जबकि डेल्टा पे है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन बट विद डिफरेंट एंगल्स, बिल्कुल गलत, वो सेम चार्जेस होते तो तब तो ऐसा कुछ हो सकता था अगर सिर्फ मैस का फ़र्क होता, लेकिन चूंकि उनका चार्ज भी अपोजिट है, मैस भी डिफरेंट है, तो मैस डिफरेंट होने से एंगल तो डिफरेंट हो जाएंगे, बट डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो द आंसर विल बी चार्ली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 41। क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ अ ट्राइवेलेंट एनाइन इज 288, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग दिस कैटाइन इज। अब देखिए कैटाइन की बात कर रहे हैं, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि इधर शुरू में एनाइन लिखा हुआ है और बाद में कैटाइन लिखा हुआ है, तो चलें इसको हम समझ लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया कि ये M+3 होता है यानी कैटाइन, तो इसका मतलब 288 है
तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो टोटल कितने होंगे 2 8 8 कितने हो गए ये 16 और 2 18 18 और 3 21, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। लेकिन अगर हम कहते हैं ये m-3 है, इसका मतलब असल में 2 8 और कितने थे 5, तब इसने 3 ले लिए, ठीक है, m-3 की शक्ल में। तो पहले कितने थे, फिर पहले तो ये थे, तो 2 और 8 कितने 10, 10 और 5 कितने 15। बात समझ आ गई। तो अगर तो ये क्वेश्चन नंबर 41 क्या था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ ट्राईवेलेंट एनाइन इज 288। इसे अब आप एनाइन ही समझें, आगे ये गलत लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग दिस कैटाइन इज। तो अगर हम एटॉमिक नंबर निकालना चाहते हैं तो गौर से देखें, हम ये कहेंगे कि ये 2 8 और 8 तब है जब ये एनाइन है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो हम वो 3 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये कितने थे, ये थे 18, 18 में से 3 गया कितना, इसका मतलब 15 था न्यूट्रल फॉर्म में, तो आंसर इसका बीटा हो जाएगा। Atoms consist of protons, neutrons and electron. If the mass of neutrons and electrons were made half and 2 times respectively to their actual masses, then the atomic mass of carbon 612. देखिए कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रॉन का मैस डबल या हाफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मैस वैसे ही ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन्स का मैस आधा कर दें तो अब क्या होगा, ऐसे हम मिसाल लेते हैं कि भाई फ़र्ज़ किया कि 50 प्रोटॉन थे 50 न्यूट्रॉन थे, तो इनका सबका मैस 1-1 हो, तो टोटल कितना हो गया जी 100। अब आपने क्या कहा कि जी जो प्रोटॉन है वो तो वैसे के वैसे है ना, लेकिन आपने न्यूट्रॉन का मैस आधा कर दिया, तो 50 की बजाय कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 75। तो 100 में से कितना कम हो गया, 25 कम हो गया ना, मतलब कितने परसेंट कम होगा, हम कहेंगे 25%। तो देखिए आंसर डेल्टा विल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन इन द वैलेंस शेल इक्वल टू। अब नाइट्रोजन एटम है और हमने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं किसके साथ, सेम स्पिन के साथ। तो देखिए अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो गौर से देखिए ये ऐसे होगा, फिर 2s2 है, फिर ऐसे होगा, फिर 2px है ऐसे होगा, 2py है ऐसे होगा, 2pz है तो ये भी ऐसे होगा। देखिए ये तो इनर शेल है, इसकी तो बात पूछी नहीं, इसकी पूछी है। तो देखिए अगर इस तरह के स्पिन की बात करें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे हैं 4, और इस स्पिन की बात करें तो 1। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम हैज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन इन द वैलेंस शेल इक्वल टू। तो अब 1 है तो उसका तो सेम वाली बात ही ना हुई ना, तो 1 से ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे ना उनका स्पिन एक जैसा है, तो क्या आंसर होगा डेल्टा, कौन सी ऑप्शन 4। क्लियर। इसी तरह फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा हुआ है हमसे कि बताइए द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर इज। तो ये अभी हमने डिस्कस भी की थी, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, पहले हमारे पास आर्गॉन जैसी, ठीक है 18 तक, उसके बाद 4s1 और 3d10। तो ये 4s1 है और ये 10 क्यों है, हालांकि 4s2 होना चाहिए, 3d9 होना चाहिए, तो इसलिए कि d10 अगर है तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, इनर शेल का ऑर्बिटल है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसे हम कहते हैं ये एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करता है। सो द आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी, डी सब शेल की, हैज़ 5 स्पेस ओरिएंटेशन, तो इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ईच इज, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हर एक में, तो डी सब शेल की 5 स्पेस ओरिएंटेशन यानी 5 ऑर्बिटल। फिर कहता है हर एक में कितने हैं, तो भाई हमें पता है ऑर्बिटल जिसका मर्जी हो, हर एक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो आंसर विल बी चार्ली।
46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गॉन। देखिए जब आप आर्गॉन की बात करते हैं तो हमारे पास आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है भला, 18 है। इसका मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ढूंढना है किस में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सबसे पहले पोटाशियम, इसका था 19 प्लस 1 का मतलब 1 गया, बाकी कितने रह गए 20, सॉरी इसका बाकी रह गया 18, तो ये तो है। Cl का 17 था, इसने एक ले लिया, Cl माइनस हो गया, तो अब कितने हो गए 18। सोडियम का कितना था 11, इसने एक लूज कर दिया, कितने रह गए 10, तो 10 तो 18 के बराबर नहीं है। सो द आंसर विल बी चार्ली। जबकि डेल्टा में सल्फर का 16 था, -2 का मतलब 2 ले लिए, यानी कितने हो गए 18। तो ये बाकी तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, किसके साथ, आर्गॉन के साथ। आंसर आपके पास हो गया चार्ली। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, भाई अगर एक ऑर्बिटल में हैं और हम उन्हें डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही बात है कि एक का स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर एक को प्लस हाफ से जाहिर करेंगे तो दूसरे को माइनस हाफ से। सो द आंसर विल बी स्पिन क्वांटम नंबर यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 48 है विच वन इज ट्रू अबाउट न्यूट्रिनो। तो भाई जब आप न्यूट्रिनो को जाहिर करते हैं तो आप कहते हैं बच्चों 0 0, यानी चार्ज भी तकरीबन 0 और मैस भी तकरीबन 0। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है हमें, बीटा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है द ऑर्डर ऑफ 4s बिफोर 3d। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 4s पहले और 3d बाद में आता है। तो ये कौन सा रूल है, दिस इज एक्चुअली n+l रूल। अगर यहाँ पे n+l रूल की बात ना होती, ऑप्शन ना होती, तो फिर कौन सा प्रिंसिपल होता, फिर आफ्बा प्रिंसिपल होता। क्यों कि हमने पढ़ा था कि असल बेस n+l रूल है, आफ्बा प्रिंसिपल असल में उसी की एक मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके एंड इमिट अल्फा पार्टिकल देन। अब देखें अगर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ऐसे ही हम फर्ज करते हैं कि जी हमारे पास X एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है सपोज ऐसे ही हम सपोज कर रहे हैं कि जी 116 है, ठीक है, और ये जो है ये 232 है, 232 है। अब ये डिके होता है, डिके होता है तो इससे कोई वाई बनता है। अल्फा पार्टिकल जो होगा वो क्या होता है 2 और 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 114, और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 228। तो अब आप देखें इसमें कौन सी बात सही हुई, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे होता है ये चार्ज होता है, तो ये चार्ज कितने यूनिट कम हुआ है, 116 से 114 हो गया, तो 2 यूनिट कम हो गया। जबकि अगर आप मैस की बात करते हैं तो 232 से 228 हो गया, कितने यूनिट कम हो गया, 4 यूनिट कम हो गया। तो ये बात आपको कहाँ नज़र आ रही है डेल्टा में कि इट्स चार्ज इज़ डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स एंड मैस इज़ डिक्रीज्ड बाय 4 यूनिट। सो द आंसर इज़ डेल्टा। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारी डिस्कशन अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।